स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अंजल केमिस्ट्री क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में इस्पात बनाने के अगले प्रोसीजर पर बात करेंगे और अगला प्रोसीजर हमारा है विद्युत भट्ठी प्रक्रम। विद्युत भट्ठी प्रक्रम यानी इस्पात के निर्माण की तीसरी विधि का हम लोग अध्ययन करेंगे और इस भट्ठी से सबसे उच्चतम क्वालिटी का इस्पात बनाया जा सकता है। और साथ ही साथ इस भट्ठी का जो तापक्रम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, अर्थात ये काफ़ी महंगी प्रोसेस है। इसीलिए इसका उपयोग हम लोगों के यानी हमारे देश में बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें अधिक विद्युत ऊर्जा की खर्च रहती है। यानी विद्युत ऊर्जा ज़्यादा खर्च होने के कारण अपने यहाँ इस प्रक्रम का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। इसका उपयोग विशेषकर वहाँ किया जाता है जहाँ विद्युत की दर सस्ती होती है, वहाँ पे इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। तो अब इस भट्ठी से हम कैसे इस्पात का निर्माण करते हैं, आइए इसके बारे में समझा जाए। इस भट्ठी का परिचय भी एक बार हम लेंगे। आपके सम्मुख ये जो दिख रहा है भट्ठी का प्रारूप, ये किसका है? विद्युत भट्ठी का है। अर्थात साथ ही साथ विद्युत भट्ठी के साथ एक चीज और कह सकते हैं, ये आर्क फर्नेस के रूप में है, जो एक प्रकार की विद्युत भट्ठी ही होती है। ये भट्ठी भी आपका इस्पात का ही बना होगा, नहीं आयरन बॉडी का होता है। इसका जो चारों तरफ से इसका दीवारें हैं वो आयरन की हैं और अंदर से अग्निशान ईंटें लगी होती हैं। भट्ठी का सबसे मुख्य भाग आप देख रहे हैं हर्थ है, चूल्हा। इस चूल्हे में तली लगी हो और इसके तली में अस्तर लगा होता है। वो अस्तर क्षारीय हो सकता है, अम्लीय हो सकता है, जैसे किसी धातु की निष्कर्षण करनी हो उसके अनुरूप हो सकता है। जैसे इस समय हम लोग इस्पात का निष्कर्षण कर रहे हैं, यानी इस्पात बनाने का कार्य कर रहे हैं इस भट्ठी के माध्यम से, तो ऐसे में क्षारीय अस्तर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। हम लोग इस समय कैल्शियम और मैग्नीशिया का इस्तेमाल इस भट्ठी में करेंगे अस्तर के रूप में। इस भट्ठी की पेदी में हम चार्ज को रख लेते हैं और उस चार्ज को गर्म करने के लिए हम ग्रेफाइट की दो छड़ों का इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों ही छड़ें इलेक्ट्रोड का काम करती हैं। जैसे ही किसी उच्च स्रोत से इनको जोड़कर धारा का प्रवाह किया जाता है, इन दोनों ही छड़ों के मध्य विद्युत आर्क उत्पन्न किया जाता है। तो इसी आर्क के माध्यम से जो तापक्रम क्रिएट होता है, जो तापक्रम जनरेट होता है, वही तापक्रम धीरे धीरे इसमें उपस्थित अयस्क को गला देती हैं, उसे आसानी से पिघला देती हैं। तो ऐसे में जो यहाँ का तापक्रम उत्पन्न होता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। लगभग 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इस भट्ठी के अंदर उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये है हमारे पास विद्युत भट्ठी। इसके अंदर उच्च गलनांक वाले धातुओं को गलाया जा सकता है। इसके अलावा तमाम ऐसे धातुओं का निष्कर्षण किया जा सकता है। अधिक तापक्रम पर जब भी कोई भी धातु को हमें निष्कर्षित करना हो या गलाना हो तो इस भट्ठी का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। लेकिन ये काफी खर्चीला होता है, अर्थात महंगा होता है। इसमें बहुत ज्यादा विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए इस भट्ठी का प्रयोग रेयर कंडीशन में ही किया जाता है। अब क्योंकि इस भट्ठी से हमें इस्पात का निर्माण करना है, तो आइए समझते हैं कि इस भट्ठी से इस्पात का निर्माण कैसे किया जाता है। यहां से आप देख रहे हैं कि एक निकास नली लगी हुई है, आउटलेट। उस आउटलेट से मोल्टन मेटल जो भी गलित धातु इसमें होगा वो निकाल लिया जाएगा और ये इसके माध्यम से टेम्परेचर आपको दिया जाता है, यहाँ पे गर्म किया जाता है। तो अब ध्यान दीजिए कैसे हमें इस्पात का निर्माण करना है। तो अभी इस समय हम लोग इस्पात का निर्माण किससे कर रहे हैं? ढलुए लोहे से कर रहे हैं। ढलुआ लोहा का इस्तेमाल करके हम इस्पात बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये जानेंगे कि आखिर कौन कौन सा रॉ मटेरियल हमें जरूरी होगा, आवश्यक होगा, जिसके माध्यम से हम इस्पात बनाएंगे। तो ध्यान रहे, अभी जस्ट पीछे वाले वीडियो में हमने सीमेंस मार्टिन की खुली भट्ठी का प्रक्रम जो पढ़ा है, सेम वही प्रोसीजर आपका ये भी है। फर्क सिर्फ इतना होगा
कि इसमें टेम्परेचर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक की आवश्यकता होगी इस्पात को बनाने में, जबकि पिछले सीमेंस और मार्टिन के जो भट्टी, खुली भट्टी के माध्यम से जो बनाया गया, उसमें 1800 डिग्री सेंटीग्रेड तक आवश्यकता हुई है। बस यही इतना अंतर है, सारे रिएक्शन लगभग सेम है, सारे के सारे घटक संगठन भी सेम है। आइए समझते हैं कैसे बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले हम क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है इस्पात बनाने के लिए, ढलवा लोहा, दूसरा आप स्क्रैप अर्थात रद्दी लोहा ले लेंगे, और तीसरा हेमेटाइट, और चौथा चूना पत्थर। बिल्कुल वही कार्य इसका भी है जो आपको सीमेंस मार्टिन की भट्टी में बताया गया है। रद्दी लोहा क्यों मिलाते हैं, ताकि ये किसकी सिलिकॉन की और कार्बन की मात्रा को घटा सके, कम कर सके, इसीलिए रद्दी लोहा का इस्तेमाल किया जाता है। हेमेटाइट का प्रयोग एक ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है, और चूना पत्थर का एक संगालक के रूप में किया जाता है, यानी फ्लक्स के फॉर्म में इसका उपयोग किया जाता है। और इस तरीके से चारों घटकों को एक में मिक्स करके चार्ज बना लिया जाएगा, और उस चार्ज को इस भट्टी की तली में रखकर इसे 2000 डिग्री सेंटीग्रेड में, कितना ताप चाहिए इस समय इस्पात के निर्माण करने में, टेम्परेचर चाहिए हमें 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाएगा, हीट किया जाएगा। इस दौरान आपका जो अयस्क होगा धीरे धीरे तली में पिघलना शुरू होगा, और उसी समय जो अशुद्धियां होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वो ऑक्सीकृत होने लगती हैं। अशुद्धियां हमारी क्या होती है, ऑक्सीकृत होने लगती हैं। और कैसे ऑक्सीकरण होता है और कौन कौन सी अशुद्धियां किस रूप में ऑक्सीकृत होती हैं, बिल्कुल पिछले प्रक्रम के समान है। देखिए यहाँ पे कार्बन है, सिलिकॉन है, मैग्नीज और फास्फोरस, ये चार मुख्य अशुद्धियां हमें इस समय मिलती हैं। और ये चारों के चारों कैसे दूर होती हैं, ऑक्सीकृत होकर दूर होती हैं। पर इनका ऑक्सीकरण किससे होगा, हेमेटाइट से होगा। कार्बन हेमेटाइट से कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में, सिलिकॉन SiO2 अर्थात सिलिका के रूप में, मैग्नीज MnO मैग्नीज ऑक्साइड के रूप में, और फास्फोरस आपका P2O5 फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड के रूप में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो यहाँ पे चारों अशुद्धियां हेमेटाइट के माध्यम से ऑक्सीकृत हो जा रही हैं अपने अपने ऑक्साइडों में। ध्यान रहे CO वाष्पशील प्रकृति का होता है जो वेस्ट गैस के रूप में बाहर निकल जाता है, लेकिन ये तीनों अशुद्धियां आपकी सिलिका, मैग्नीज ऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ये तीनों ही अवाष्पशील होती हैं। अब ये कैसे अलग होंगी, इनके लिए हमने जो पीछे वर्णन किया है सीमेंस मार्टिन में, सेम वही प्रोसीजर है कि जो इसमें P2O5 होता है, P2O5 पहले किसके साथ, जो अस्तर क्षारीय हमने लिया हुआ है, उस क्षारीय स्तर में कैल्शियम यानी CO के साथ क्रिया कर लेता है और धातुमल में परिवर्तित हो जाता है। तो यहां भी ये धातुमल में निकल जा रहा है। मैग्नीज ऑक्साइड क्या करता है, ये कुछ सिलिका के साथ क्रिया कर लेता है और मैग्नस सिलिकेट नामक धातुमल में अलग हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही जो बचा हुआ सिलिका है हमारे पास, वो किसके साथ, वो चूना पत्थर में CO के साथ, जो चूना पत्थर है ये अपघटित हो जाता है, इससे CO2 मुक्त हो जाता है, तो CO इसमें बच जाता है। उस CO के द्वारा जो शेष सिलिका बच जाता है वो रिएक्ट करके कैल्शियम सिलिकेट नामक धातुमल बना लेता है। इस तरीके से समस्त जो धातुमल हैं वो गलित धातु के ऊपरी तल पर आ जाते हैं, इन्हें बहाकर भट्टी से बाहर कर दिया जाता है, और इसके बाद गलित धातु को आउटलेट के माध्यम से बाहर निकाल लिया जाता है। अब इस गलित मिश्रण में या गलित धातु में स्पीगल आइजन मिला दिया जाएगा। ध्यान रहे, अगर हमें स्टील को स्टिक बनाना है अर्थात थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो इसके लिए हमें स्पीगल आइजन जरूर मिलाना होगा। तो इससे हमारा इस्पात अपने पूर्ण रूप में आ जाता है। इसीलिए स्पीगल आइजन मिलाकर हम उसमें आयरन और मैग्नीज आदि की जो इनकी प्रसक्ताएं हैं वो मेंटेन कर लेते हैं। तो ऐसे में स्पीगल आइजन मिलाकर इसे गला दिया जाएगा और गलाकर इसे पुनः इस्पात के रूप में परिवर्तित कर लिया जाता है। तो ये था हमारा इस्पात का निर्माण, जो हमने किसके माध्यम से, विद्युत भट्टी प्रक्रम के माध्यम से बनाया है। हालांकि इस तरीके से बनने वाला इस्पात काफ़ी उच्च क्वालिटी का होता है, लेकिन महंगा बनता है। महंगा होने के कारण अपने देश में इसका इस्तेमाल, इसका निर्माण इस भट्टी से बहुत कम होता है। ठीक है, तो हम मुख्य रूप से किससे निर्माण करते हैं, सीमेंस और मार्टिन भट्टी के द्वारा, यानी उनके खुले प्रक्रम से निर्मित करते हैं। तो ये था हमारे पास इस्पात के निर्माण की समस्त विधियां। हम लोगों ने 3 प्रकार की विधियों का अध्ययन अपने कोर्स में कर रखा है। पहला
बेसिमर परिवर्तक द्वारा, दूसरा सीमेंस मार्टिन के खुली भट्ठी के प्रक्रम द्वारा, और तीसरा हमने विद्युत भट्ठी प्रक्रम द्वारा निर्मित किया है। हालांकि विद्युत भट्ठी प्रक्रम और सीमेंस मार्टिन की भट्ठी से दोनों से इस्पात हमारा उच्च क्वालिटी का मिला है, लेकिन सबसे सरलता से जो बनता है और कम लागत में वो सीमेंस मार्टिन की भट्ठी में होता है, इसीलिए उसको प्रमुख विधि के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा कौन सी भट्ठी प्रक्रम, विद्युत भट्ठी प्रक्रम। बात आपको समझ में आई होगी, रिपीट करिएगा, कोई कठिनाई नहीं है, सारे रिएक्शन जैसे पीछे आपने प्रक्रम में समझ रखा है वैसे ही सेम है। ठीक है, तो अब इसी के साथ साथ ये वीडियो आपका यहीं पे समाप्त कर दिया जा रहा है।